हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में किया था प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। आज हम करेंगे मेजर्स एंड सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। इट मीन्स क्या है, जब हम पब्लिक सेक्टर का टॉपिक कर रहे थे उसमें देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये पब्लिक सेक्टर ही है जो बेसिक है, जिसने हमें बेस प्रोवाइड कराया है। पब्लिक सेक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो की है, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है पब्लिक सेक्टर की वजह से हुई है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लॉसेस में जा रहे हैं। इसीलिए पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है। डिसइन्वेस्ट का मीन है कि इसको बेच कर प्राइवेट हैंड्स में दिया जा रहा है, तो इन डिस इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आज हम करेंगे कुछ मेजर्स एंड सजेशन ताकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। फर्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड एबल एम्प्लॉइज। सबसे पहली जरूरत क्या है, कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इसमें मैनेजमेंट है और इसके जो एम्प्लॉय हैं वो एबल होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। इसकी प्रॉब्लम हमने यही देखी थी कि जो मैनेजमेंट है वो ना ही एबल है ना ही एफिशिएंट है, हर एक काम में डिसीजन में डिले होता है। इसीलिए जरूरी है कि जितने भी एम्प्लॉय हो चाहे मैनेजमेंट हो वो ट्रेन होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। हम पब्लिक सेक्टर में क्या देखते हैं, अगर किसी पर्सन की प्रमोशन होती है तो वो सीनियरिटी के बेस पर होती है, तो परफॉर्मेंस किस बेस पर होनी चाहिए, ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड। जब प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनमें प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। नंबर 2, रिफॉर्म्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो पीएस जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिफॉर्म किए जाने चाहिए। हम ये देखते हैं जो डायरेक्टर की बोर्ड है उस बोर्ड में पॉलिटिशियंस ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। तो डायरेक्टर की बोर्ड्स में कौन होने चाहिए, जो प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कर हैं। अगर वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, प्रोफेशनल होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, तब जाकर वो यूनिट एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। इसीलिए जरूरत क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनमें इंप्रूवमेंट की जाए, इनमें रिफॉर्म्स लाए जाए ताकि पॉलिटिशियन की वजह इनको प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स को इसमें रिक्रूट किया जाए। अगर ऐसा होगा, उनको पता है कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जानते होते हैं, जिस वजह से ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रॉफिट में जाएगा। नंबर 3, इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। हम चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस में उनमें इंस्पेक्शन होनी चाहिए, हर साल इंस्पेक्शन हो ताकि हर एक मैनेजमेंट के डायरेक्टर के मेंबर्स हैं उनको पता है कि मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, मैंने क्या अचीव किया, क्या कमियां रह गई हैं, एनुअल रिपोर्ट होगी तो उन पर इंस्पेक्शन होगी। इस डर से काम एफिशिएंटली होगा, अच्छे से होगा। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनमें इंस्पेक्शंस होनी चाहिए। जो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है इसको कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे पब्लिश करनी है, अपनी अचीवमेंट एंड जो कुछ आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको रिपोर्ट में डालना है। इसीलिए क्या जरूरत है कि उनकी एनुअल इंस्पेक्शन होनी चाहिए और हर एक कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करे, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस का पता चल सके। नंबर 4, ऑटोनॉमी टू पब्लिक एंटरप्राइजेस। हमने ये देखा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनके पास ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाती। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में
कोई मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको डिसीजन लेना है तो पॉलिटिशियन के डिसीजन की वेट करते हैं। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर उनकी इंटरफेरेंस को कम कर दिया जाए और सेक्टर खुद से ही अपने डिसीजन ले सके रिगार्डिंग आउटपुट, प्राइस एंड सो ऑन, तो क्या होगा, ऑटोनमी इंक्रीज होगी। ऑटोनमी से क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसके लिए जरूरत क्या है, जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है इसको मिनिमम कर दिया जाए। फिफ्थ वन इज प्रॉपर ऑडिटिंग। जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनकी ऑडिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑडिटिंग अच्छी होगी तो उनको डर होगा कि मेरे काम पर, मेरी रिपोर्ट पर हर साल इंस्पेक्शन होनी है, ऑडिटिंग होनी है, तो इस डर से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेटेड कमेटी है पार्लियामेंट, इसके कंट्रोल के अंडर तो आते ही हैं, साथ में जी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर भी आनी चाहिए, जिस वजह से ऑडिटिंग होगी, ऑडिटिंग के डर से वो हर काम एफिशिएंटली करेंगे। सिक्स वन इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हमने ये शॉर्टकमिंग की थी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, लेकिन अगर उनकी अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी में चेंज कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हमने नई यूनिट लगानी है, नई यूनिट तब लगानी चाहिए जो पुरानी यूनिट है उसको हम फुल यूटिलाइज करें, एट लीस्ट 85% है उसके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाए, तब जाकर नई यूनिट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें क्या होता है, 50% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, उसके बाद नई इंडस्ट्री लगाने की सोचने लग जाती है। अगर हम उसको कम कर दें, हम 85% फुल यूटिलाइजेशन करें, अगर एक यूनिट है उसकी कैपेसिटी फुल यूटिलाइज होगी तब जाकर नया यूनिट खोलें, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी फुल यूटिलाइज होगी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट इज कमर्शियल आउटलुक। हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करो, लेकिन साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, किसमें, बिटवीन द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आप आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर तो भी रखिए। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है, लेकिन अपनी प्राइस पॉलिसी को तो भी आपको ही देखना होगा। अगर आप प्राइस पॉलिसी नहीं देखोगे, आप हर साल लॉस में जा रहे हो, लॉस में, लो कॉस्ट पर, आपके कॉस्ट हाई है एंड प्राइसेस लो हैं, इस प्राइस पर आप प्रोडक्ट के प्राइसेस डिटरमिन करोगे तो लॉस ही होगा। तो उस लॉस को क्या करना है, हमने कम कर प्रॉफिटेबिलिटी पर जाना है। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप एंटरप्राइज चला रहे हो, यूनिट चला रहे हो, आपका आउटलुक भी कमर्शियल में कन्वर्ट होना चाहिए। एट वन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करते। इनमें हम देखते हैं मशीनरी आउटडेटेड होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती। सो जरूरत क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किए जाए, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए एंड इंसेंटिव देने चाहिए। वहां पब्लिक सेक्टर में क्या है, जितनी भी लेबर लगी हुई है उनको पता है मैं कम काम करूं या ज्यादा काम करूं, जितनी मेरी वेजेस है मुझे उतनी ही मिलेंगी। अगर उनको इंसेंटिव दिया जाए, अगर आप एफिशिएंटली वर्क करते हो, ज्यादा काम करते हो, तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसीलिए जरूरत है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। नंबर 9, रिफॉर्म्स इन लेबर पॉलिसी। जो लेबर पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म किए जाने चाहिए। हम ये देखते हैं, ठीक है लेबर ने अपनी यूनियंस बना रखी हैं, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस हैं हर समय आपस में डिस्प्यूट करती रहती है। मैनेजमेंट में और ट्रेड यूनियन में कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। इसीलिए जरूरत है
थोड़ा सा मैनेजमेंट को समझने की और वर्कर को समझने की, ट्रेड यूनियन को समझने की। अगर आपस में हम मिलकर कॉर्डियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दे, अच्छे से कोऑर्डिनेशन करें, तब जाकर डेवलपमेंट होगी और इससे क्या होगा, रिफॉर्म्स होंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। हर समय डिस्प्यूट की जगह अगर हम प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के बारे में सोचें तो डेवलपमेंट होना जरूरी है। डेवलपमेंट होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। नंबर 10, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हमने प्रॉब्लम्स में यही देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनमें ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है। ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम को कैसे कम किया जा सकता है? इसको कम करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च की गई थी। इससे क्या हुआ, जो पर्सन जॉब नहीं करना चाहते, वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उनको कह दो कि आप रिटायरमेंट ले सकते हो। जिससे क्या होगा, ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जितनी मैन पावर चाहिए हम उतने से ही काम करेंगे। ओवर स्टाफिंग नहीं होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पर्सन के हैंड पर ही जाएगी। हम रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से ज्यादा काम करेंगे, स्टाफ भी रिस्पॉन्सिबल बनेगा। नेक्स्ट इज रिवाइवल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हम ये देख रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें जो सिक यूनिट हैं उनको रिवाइव कर दे तो कितना अच्छा होगा। हमारी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है लेकिन वो सिक यूनिट में कन्वर्ट होगी। सिक यूनिट कौन सी यूनिट होती है? जो यूनिट काफी सालों से लॉस में चल रही है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गई है एंड प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। अगर हम उसको रिवाइव कर दे, अगर कोई सिक यूनिट है उसको ऊपर ले आए तो क्या होगा, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, आज के टाइम सिक यूनिट को ज्यादा केयर की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। अगर हम देंगे तो एक समय में वो हमारे लिए एसेट बन जाएगी, हमारे लिए काम करेगी। मान लो अगर घर पर कोई पर्सन बीमार है, बच्चा भी बीमार होता है, तो हम उसकी केयर करते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं ताकि वो बहुत जल्दी रिवाइव हो सके। जब वो 2-4 दिनों में रिवाइव हो जाता है, वो पहले की तरह हो जाता है, आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इट मीन्स क्या है, अगर एक बच्चा भी बीमार होकर सेट हो सकता है, वो रिवाइव हो गया और उसके बाद उसने काम करना शुरू कर दिया। तो जितने यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट है, अगर हम इसमें एफिशिएंटली काम कर लें तो ये यूनिट जो लॉस में चल रही हैं हमें प्रॉफिट देकर जाएंगी। सो हमें जरूरत है पब्लिक सेक्टर में जो सिक यूनिट्स हैं इनको रिवाइव किया जाए। इनके लिए क्या चाहिए, इस टाइम हमें रिवाइवल पैकेज चाहिए, उनको पैसे की जरूरत है, उनको पैसा दीजिए। साथ में क्या करना है, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करनी है। ऐसे एफर्ट्स किए जाएं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, जिससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो, ताकि ये सिक यूनिट्स इंडस्ट्री ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नंबर 12, चेक ऑन एक्स्ट्रा वेजेस। हम देखते हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इसमें एक्स्ट्रा खर्चे बहुत होते हैं, फालतू के खर्चे होते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, इसमें कहते हैं सारा पैसा सरकार का, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, तो इसको कंट्रोल करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। जो भी मैनेजमेंट के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं उनके फोन ट्रिप बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको कम कर दिया जाए। अगर हम सोच रहे हैं कि कोई पॉलिसी है, कोई मशीन है, इसको हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, हम वहां जाकर वहां उसके मेथड को समझ कर आते हैं, लेकिन अगर जरूरत है तभी जाना चाहिए। उनके फॉरेन ट्रिप्स कम होंगी तो बहुत सारा पैसा बच जाता है, और एंटरटेनमेंट पर जो खर्चा हो रहा है उसको कम किया जाए। मीटिंग्स हैं, कन्वेंशंस हैं, जो होती हैं ठीक है, लेकिन इन पर बजट की लिमिट लगानी चाहिए, इनको बताना चाहिए आपको कितना खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर की लिमिट होनी चाहिए। हम देखते हैं छोटी सी मीटिंग होती है, इनमें भी कितने ही लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो इन एक्स्ट्रा वेजेस को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके। लास्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है, हमें कि गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम को साइन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कम होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं
इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब साइन होता है उसमें उनको अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, उनको कहा जाता है आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के लिए। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल है जो रिड्यूस होगा और जो भी एम्प्लॉय है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के वो ज्यादा अकाउंटेबल होंगे, वो अपने काम के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और हमें डिस इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती। हम ये देख रहे हैं जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो लॉस में चल रहे हैं, अगर हम उनको डिस इन्वेस्ट कर दे, प्राइवेट हैंड्स में सेल कर दे तो क्या होता है, वो ही यूनिट प्रॉफिट में चलने लग जाती है। इसका कॉज क्या है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिविटी देखता है, एफिशिएंसी देखता है। इसीलिए ये सब इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है हमें इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगर ये सब कुछ होगा तो डेवलपमेंट डेफिनेटली होगी ही होगी, हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। विद दिस हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर। होप सो कि आपको पब्लिक सेक्टर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।